क्या आप घर का लोन भर रहे हो, लेकिन क्या आप टैक्स में ज़्यादा दे रहे हो, सिर्फ पुराने सिस्टम की वजह से? या क्या अब नई टैक्स व्यवस्था ज़्यादा फायदे वाली है? इसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इसी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है बजट 2025 बिग चेंज फॉर सैलरीड टैक्स पेयर्स। क्या बदला है? बजट 2025 के अंडर अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चूज करते हो और अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, वो भी बिना किसी डिडक्शन जैसे एटीसी, एचआरए बिना क्लेम किए हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपको पीपीएफ, ईएलएसएस, इंश्योरेंस, एचआरए या किसी और टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई हिसाब किताब नहीं, सीधा रिटर्न फाइल करो और चिल करो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि न्यू रिजीम में आप ये सभी पॉपुलर टैक्स डिडक्शन नहीं ले सकते, जैसे कि घर के किराए का अलाउंस, एचआरए, होम लोन के इंटरेस्ट पे छूट, पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस जैसे सेक्शन एटीसी के फायदे, हेल्थ इंश्योरेंस पर एटीडी की छूट वगैरह वगैरह। आप इनका टैक्स डिडक्शन नहीं ले सकते। मान लो राम की एनुअल सैलरी 12 लाख है। अगर वो न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसे होम लोन, एचआरए या पीपीएफ जैसी स्कीम पर कोई टैक्स डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब अगर राम के पास ज्यादा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नई रेजिम उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर वो पहले से इन सब डिडक्शन का पूरा फायदा ले रहा है तो पुरानी रेजिम उसको ज्यादा सूट करेगी। अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है और आप बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो नई टैक्स रेजीम से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो भी बिना कोई झंझट। अब बात आती है कि आप नए टैक्स रेजीम में लूज क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। न्यू रिजीम में सरकार ने टैक्स रेट कम तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बदले में आपसे ऑलमोस्ट सारे डिडक्शन छीन लिए गए हैं। यानी अगर आप इन ऑप्शंस के जरिए टैक्स बचा रहे थे तो अब वो सब काम नहीं आएंगे। अब इन चीजों पर टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, जो कि है होम लोन इंटरेस्ट सेक्शन 24B के अंडर। अगर आपने घर का लोन लिया है और उसमें जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं तो अब उस पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी अगर घर में आप खुद रह रहे हैं तो। प्रिंसिपल रीपेमेंट अंडर एटीसी, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट जो आप चुका रहे हैं उस पर भी अब कोई टैक्स छूट नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर भी टैक्स बचत नहीं मिलती। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए, एम्प्लॉयड लोग जो रेंट पे रहते हैं और एचआरए क्लेम करते हैं, अब वो बेनिफिट भी गया। लीव ट्रैवल अलाउंस एलटीए, छुट्टियों के दौरान ट्रैवल के खर्चे पर मिलने वाली छूट भी खत्म हो गई है। इन्वेस्टमेंट छूट जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप इन स्कीमों में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाते थे तो अब उनका भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए राहुल की एनुअल सैलरी 10 लाख है और वो हर साल होम लोन इंटरेस्ट पे 2 लाख खर्च करता है, प्रिंसिपल अमाउंट एटीसी के अंडर 1.5 लाख देता है, हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 देता है और हाउस रेंट में 1.8 लाख एचआरए मिल रहा है, तो पीपीएफ और ईएलएसएस में उसका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो पुराने टैक्स सिस्टम में राहुल इन सब पर 5 लाख से ज्यादा टैक्स छूट ले सकता था, लेकिन अगर वो नई टैक्स व्यवस्था अपनाता है तो उसे इन सब खर्चों का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि नई व्यवस्था में ये सभी छूट खत्म कर दी गई हैं। अगर आपकी इनकम के साथ साथ आपके पास कई तरह के टैक्स छूट हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था फायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ये छूट नहीं है या आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो नई टैक्स व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसी से ये सवाल निकल कर आता है कि जो नई टैक्स रिजीम है क्या वो ज्यादा फायदेमंद है होम लोन बोरोवर्स के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। बहुत से लोग सिर्फ होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट की वजह से पुराने टैक्स सिस्टम में बने रहते हैं। पुराने टैक्स रिजीम में होम लोन के इंटरेस्ट पे 2 लाख तक की छूट मिलती है सेक्शन 24B के अंडर। होम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख तक की छूट मिलती है सेक्शन 80C के अंडर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सिर्फ होम लोन की ही छूट का फायदा उठा रहे हैं और बाकी टैक्स डिडक्शन जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस इन सब का यूज नहीं कर रहे हो तो पुराने सिस्टम में बने रहना जरूरी नहीं है। मान लो कि राहुल की एनुअल इनकम 14 लाख है, वो एक फ्लैट के लिए होम लोन चुका रहा है और हर साल 2 लाख इंटरेस्ट अमाउंट देता है, 1.2 लाख प्रिंसिपल भरता है, तो वो सेक्शन 24B से 2 लाख और एटीसी के अंडर सिर्फ 1.2 लाख का फायदा ले पाएगा। अब अगर राहुल बाकी किसी तरह की छूट नहीं ले रहा जैसे एलआईसी, पीपीएफ, एचआरए
वगैरह वगैरह, तो कुल टैक्स छूट हुई सिर्फ 3.2 लाख रुपीस। इस सिचुएशन में अगर वो नई टैक्स रिजीम अपनाता है तो शायद उसे बिना किसी झंझट के ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि नए सिस्टम में 12 लाख तक टैक्स ही नहीं लगता। सिर्फ होम लोन के लिए पुराने टैक्स सिस्टम से चिपके रहना समझदारी नहीं है। अगर आप बाकी टैक्स छूट का भी अगर आप बा अगर आप बाकी टैक्स छूट का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी पुराने सिस्टम में रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप पुराने रजीम में हैं और नए रजीम में आना चाहते हैं, तो स्विच कैसे किया जाए, आपको पता कैसे चलेगा कि कब स्विच करना है, कब बदलें टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम पुराना या नया, ये चूज करने का सही तरीका ये है कि आप देखें आपकी कुल कमाई कितनी है और आप कितने टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा रहे हैं। अगर आपकी डिडक्शन एक फिक्स्ड लेवल से कम है, तो नई टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, भले ही आपके पास होम लोन हो। मान लीजिए कि आपकी सालाना सैलरी 14 लाख है, तब आपको पुराने टैक्स सिस्टम में फायदा तभी मिलेगा जब आपके टैक्स डिडक्शन कम से कम होंगे। 5.74 लाख यानी 41% इनकम। मतलब अगर आपने पीपीएफ, होम लोन, इंश्योरेंस, एचआरए इन जैसे डिडक्शन जोड़कर 5.74 लाख से ज्यादा की डिडक्शन नहीं ली है, तो नया टैक्स सिस्टम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपकी सैलरी है 17 लाख, तो डिडक्शन चाहिए होंगी कम से कम 6.63 लाख यानी 39%। और अगर आपकी सैलरी 20 लाख है, तो आपको पुराने सिस्टम का फायदा तभी मिलेगा जब आपकी डिडक्शन हो 7.6 लाख यानी 38%। देखो सीधी बात यह है कि अगर आपकी डिडक्शन इन लिमिट्स से कम है, तो नई टैक्स रिजीम में ज्यादा सेविंग्स होंगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहने का कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, भले ही आपके पास होम लोन हो। अब बात आती है कि क्या नई टैक्स रिजीम में होम लोन डिडक्शन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन एक शर्त पर। नई टैक्स रिजीम में होम लोन इंटरेस्ट तभी टैक्स में छूट देता है जब घर किराए पर दिया गया हो। अगर आप खुद उस घर में रह रहे हैं, घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो कोई छूट नहीं मिलती। इसे संदीप के एग्जाम्पल से समझते हैं। संदीप ने एक फ्लैट लिया है जिसे वो किराए पर देते हैं। उन्हें साल भर में 1 लाख किराया मिलता है, लेकिन फ्लैट के लिए वे बैंक को 5 लाख एनुअल इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख किराया माइनस 5 लाख इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब 4 लाख। इसमें संदीप को 4 लाख का प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है। नई टैक्स रिजीम में क्या मिलेगा? संदीप सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट टैक्स से घटा सकते हैं जितना किराया मिला है, यानी 1 लाख। बाकी बचा हुआ 4 लाख अभी टैक्स में काम नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नई टैक्स रिजीम फायदेमंद कैसे है। यही 4 लाख इंटरेस्ट अमाउंट संदीप बाद में घर बेचते समय उसकी खरीद कीमत में जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे घर बेचने पे जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज प्राइस बढ़ चुका होगा। लेकिन अगर आप खुद उस घर में रहते हैं, तो नई टैक्स रिजीम में कोई भी इंटरेस्ट या ईएमआई की छूट नहीं मिलती। शायद अब क्लियर है। अगर आपने घर किराए पर दिया है, तो नई टैक्स रिजीम में लिमिटेड डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन अगर घर खुद के इस्तेमाल में है, तो पुरानी टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए, पुराने टैक्स रिजीम में बने रहना चाहिए या नए टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहिए। अगर आप अपनी इन सभी चीजों का पूरा फायदा उठा रहे हैं, जो कि है होम लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, एलआईसी जैसे सेक्शन 80 के इन्वेस्टमेंट, तो पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान जैसे सोनू, जिसकी इनकम 12 लाख से कम है और वो ना तो होम लोन भरता है ना पीपीएफ या ईएलएसएस में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए नया टैक्स सिस्टम सही होगा, क्योंकि उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूरी है और ना कोई डिडक्शन की झंझट। तो क्या करें? हर किसी के लिए जवाब अलग हो सकता है। सबसे सही तरीका है कि आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकालें, यानी आपके डिडक्शन इतने हैं कि कौन सा सिस्टम आपको ज्यादा फायदा देगा, या फिर किसी चार्टेड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से एडवाइस लें, ताकि आप गलती ना करें और ज्यादा टैक्स ना भरें। सिर्फ इसीलिए पुराने टैक्स सिस्टम से चिपके ना रहें क्योंकि आपके पास होम लोन है। एक बार अच्छे से हिसाब किताब करके देखें, हो सकता है कि बिना किसी डिडक्शन के भी आपको नए टैक्स सिस्टम में ज्यादा टैक्स सेविंग मिल रही हो। राहुल की एनुअल इनकम 14 लाख है और वो एक फ्लैट के लिए होम लोन चुका रहा है, जिसपे सालाना 2 लाख इंटरेस्ट और 1.5 लाख प्रिंसिपल भरता है। तो पुराने टैक्स सिस्टम में उसे 2 लाख इंटरेस्ट
और 1.5 लाख प्रिंसिपल पर 3.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। बाकी डिडक्शन जोड़कर मान लीजिए कुल 5 लाख की छूट मिलती है। अब नए टैक्स सिस्टम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है 2025 के बजट के हिसाब से। तो ऐसे में राहुल को ये देखना चाहिए कि क्या पुराने सिस्टम में 5 लाख की डिडक्शन के बावजूद वो ज्यादा टैक्स दे रहा है। कई मामलों में बिना डिडक्शन के भी नई रिजीम में टैक्स कम बनता है, क्योंकि स्लैब कम है और प्रोसेस सिंपल है। होम लोन है, पुराना टैक्स सिस्टम सही है, ये सोच हमेशा सही नहीं होती। थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, शायद नया सिस्टम आपकी जेब के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। विद दैट सेड, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।